अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो मेरे बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बुक फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास डायनेमिक्स है। उसका हमारे पास पोर्शन डी है जो कि हमारे पास है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमने जो फोर्स है उसका जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है प्रैक्टिकल जो हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल है उनके ज़रिए। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल कंसेप्ट के लिहाज से जो है वो एक छोटा सा पोर्शन जो है वो यहाँ पर सेट किया हुआ है जिसको यहाँ पर मैं लिबरेट करूँगा। आप जो है बुक के अंदर से भी इसको कर सकते हैं। मैं आपको बुक के अंदर भी जाकर बता दूँगा कि कौन सी जो एग्जांपल्स और कौन सी डेफिनेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन क्लियर आउट हो जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जनरली हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम कॉन्सेप्ट को। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स हमारे पास क्या होता है जी, पुश और पुल डेट कैन चेंज दी ऑब्जेक्ट्स मोशन। कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पर पुश लगे या पुल लगे या धकेलें या खींचें जिससे उसकी मोशन के अंदर चेंज आए। अगर वो रेस्ट में था तो वो मोशन के अंदर आ जाए, अगर मूव करा था तो वो रेस्ट में आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, फोर्स। ठीक है। अब इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो कौन सी है, किकिंग अ बॉल। कि हमारे पास जो बॉल को हम लोग किक कर रहे हैं वो हमारे पास है। कहता है व्हेन अप्लाइंग अ फोर्स टू द बॉल विद योर फीट। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसके, बॉल के ऊपर, गेंद के ऊपर किक करते हैं, काजिंग इट टू एक्सलेट, हम लोग उसे एक्सलेट कहते हैं। लिफ्टिंग अ वेट, यू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स टू ओवरकम द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। यानी कि कोई वेट है उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर आप उठाते हैं क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है जिसको आप लोग बैलेंस करते हो। पुशिंग अ कॉर्ड, कॉर्ड जो है हमारे पास कोई ट्रॉली है उसको आप खींच रहे हो, ठीक है, पुश कर रहे हो, तो यू अप्लाइंग अ फोर्स टू द कॉर्ड मूविंग इट। सारी बात आप उसे मूव करवाने के लिए जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ब्रेकिंग अ कार, कार की ब्रेक अप्लाई करता है, यू अप्लाई अ फोर्स टू ब्रेक स्लो डाउन अ कार, कार को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। स्टिचिंग अ रबड़ बैंड, हमारे पास जो रबड़ का बैंड होता है हमारे पास उसको हम लोग स्टिच करते हैं और वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, तो यू अप्लाइंग अ फोर्स टू रबड़ बैंड टू डिफॉर्म इट। उसकी जो मतलब ओरिजिनल शेप उसको डिफॉर्म करते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर स्टिच अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल कौन सी हैं, फोर्स की हैं। आप लोग इनको लिख दें तो आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन्स के लॉ को एक्सप्लेन करना है। आप बुक के जो अंदर पोर्शन के अंदर मौजूद हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ था और थर्ड लॉ था, उनको भी आप लिख सकते हैं। बट जनरली यहाँ पर जो मैंने लिखा हो अगर आप ये भी लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास कितने लॉज हैं, 3 लॉज हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या जी, लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसे हम नाम देंगे एक और लॉ ऑफ फोर्स का, ठीक है। इसके अंदर बात करें हम लोग फोर्स की। और दूसरा लॉ हमारे पास लॉ ऑफ एक्सेलेरेशन है, इसको अपने याद रखना है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये आपने हमेशा याद रखना है। जब फर्स्ट लॉ आए तो आपको पता होगा लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसे लॉ ऑफ एक्सेलेरेशन कहते हैं और इसे हम लोग लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन का नाम देते हैं। तो हम लोग इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया जा रहा है। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्मली मूव ही करता रहेगा, यानी कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। कब तक, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो देखो इसकी डेफिनेशन यही है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest and an object in motion will continue to move with constant velocity unless, जब तक acting upon by an external unbalanced forces, जब तक उसके ऊपर unbalanced forces नहीं लगती वो उसी स्टेट में रहेगा। तो इस वजह से हम नाम देते हैं इसे लॉ ऑफ फोर्स का और लॉ ऑफ इनर्शिया का। भाई लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है लेजीनेस, तो इस वजह हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या कहता है कि द एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड फोर्स के।
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उसमें उसके मास के। अगर मास ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है सेम फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और कम मास होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा। और अगर इस दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगी यहाँ पर मेरे बेटा, वो बनेगी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। ठीक है, तो यहाँ से m को उठा के साइड पे ले आओ, तो ये हमारे पास ये कांस्टेंट ख़त्म कर लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ले आओ एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, फोर्स के हो जाएगा, और यहाँ पर जब f बराबर आ जाएगा फिर k इंटू एम ए। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या आप इसको जो है यहाँ पर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लाइक ए बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर k आएगा और f ओवर m, और m को उठा के साइड पे ले आओगे तो आपके पास आ जाएगा जी f बराबर आ जाएगा k m a। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। और k की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो दैट इज़ वाई हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी m में। ठीक है, और द वेयर द फोर्स इज़ अ नेट फोर्स होगी, m इज़ अ मास एंड एक्सेलरेशन हमारे पास होगा a। अब नेट फोर्स क्या है जी, ओवरऑल जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है। ठीक है, क्योंकि लाइक हमारे पास कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो एक फोर्स अपने अप्लाई की, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर से ड्रैग फोर्स लग रही है, तो ये तमाम जो फोर्सेस उनका सम होगा, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है जो हमें कहता है जी फॉर एवरी एक्शन, हमारे पास हर एक्शन के लिए देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि हमारे पास ऑपोजिट होता है। दिस मीन डैट इफ़ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है वो फोर्स अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट बी के ऊपर, तो जो दैन द ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ए, तो अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगा तो बी भी ए पर फोर्स अप्लाई करेगी, जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। तो ये हमारे पास लॉ है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसका अगर आंसर लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है जी डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेस्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ को बताना है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, हमारे पास जो मोमेंटम है उसको हमने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं मोमेंटम हमारे पास क्या होता है जी। मोमेंटम इज़ द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशंस, हमने ऑब्जेक्ट की मोशन को जो स्टडी करना है वो हमारे पास क्या है जी मोमेंटम। डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, अब जब हम लोग मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस इज़ नोन एज इट्स मोमेंटम। वेयर पी इज़ मोमेंटम, एम इज़ मास एंड वी इज़ वेलोसिटी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, मोमेंटम की। इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास किस तरह से आता है जी। तो नेट फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी हमारे पास जो नेट फोर्स होगी मेरे बेटा वो बराबर होगी चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लगता है जी मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिस मीन्स दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट एट विच मोमेंटम इज चेंजेस। तो ये हमारे पास क्या है जी उसकी एक्सप्रेशन है किस चीज़ की, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो इसको जो है आप बुक के अंदर भी जाके देख सकते हैं, जो इतने मैंने क्वेश्चन अभी तक करवाए हैं मैं आपको जो है वो निशान भी लगवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर आओ तो ये हमारे पास जो वाला पोर्शन हमने पढ़ा था टॉपिक में जाके आप लोग वीडियो डिस्कशन में जाके इसका लिंक ले सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक था, ये आपने टॉपिक लिखना होगा इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में। ठीक है, तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके जो अगला क्वेश्चन है ना ये वाला, इसके अंदर आपने ये वाला लिखना है, ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल दिस वन, और इसको यहाँ मैंने सिंपली फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बता देता हूँ और इसे समझा देता हूँ। जैसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो लॉ है प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या बता रहा है उस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो मेरे बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट्स दैट, स्टेट क्या कहता है जी द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम का रिमेन्स कांस्टेंट
कांस्टेंट रहता है। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये है, इफ़ देयर नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर इंट्रैक्शन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन। ठीक है, और आप लोग बुक से इसको जो है वो देख भी सकते हैं, जब मैंने अभी आपको दिखाया तो वहाँ से आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बात कहना चाह रहा था, अगर हमारे पास सिस्टम हो, ठीक है, दो बॉल्स हैं, लाइक मेरे पास क्या है, बॉल्स। ठीक है, लाइक पेन जो है वर्किंग में थोड़ा सा एरर कर रहा है, हम लोग ट्राई करते हैं। लाइक बन गई एग्जाम्पल। अगर इनके ऊपर ये आपस में टकराते हैं, आपस में टकराएं और बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे, तो ये टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें बताता है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ, हमारे पास जो मोमेंटम का लॉ है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की गई है, मैं इसको जो है रीड आउट कर देता हूँ कि इमेजिन अ सिनेरियो वेयर टू बिलियर्ड बॉल्स कोलाइड ऑन परफेक्टली फ्रिक्शनलेस टेबल। हमारे पास क्या है जी, दो बॉल्स हैं जो कि फ्रिक्शनल टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं, यानी फ्रिक्शन हम लोग ख़त्म कर दें कर तो। एंड आइसोलेटेड सिस्टम अगर मान लें, यानी वहाँ पर जो फ्रिक्स वाली बात है, जो उसका कॉर्पेट है जिस बिलियर्ड का, उसके ऊपर फ्रिक्शन तो होगी, लेकिन अगर हम ख़त्म कर दें, हम इमेजिन कर लें कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या होगा, बिफोर द क्लूजन ईच बॉल हैड्स ऑन मोमेंटम, तो हमारे पास हर बॉल का अपना अपना मोमेंटम होगा। ड्यूरिंग द ब्रीफ मोमेंटम ऑफ इम्पैक्ट द बॉल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, द फोर्स एक्टेड बाय बॉल ए ऑन बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सर्टेड फोर्स बाय द बी ऑन ए। सारी सी बात है, जो ए ने अप्लाई फोर्स की है वो बराबर होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी बनिस्बत जो बी ने ए के ऊपर लगाई है। दीज फोर्सेस काजिंग चेंज इन मोमेंटम फॉर ईच इंडिविजुअल बॉल, तो दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को क्या करेंगे, चेंज, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, मैथ उसका सेम ही रहेगा, तो मतलब मोमेंटम में चेंज आया है। होएवर बिकॉज द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, द चेंज इन मोमेंटम फॉर ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ फॉर बॉल बी। तो मतलब जो मोमेंटम में चेंज आया है वो बराबर तो होगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। व्हेन यू ऐड दीज चेंजेस टुगेदर दे कैंसल आउट, मीन्स दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल सिस्टम रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर क्लूजन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोमेंटम था बिफोर क्लूजन m1v1, ठीक है, एक बॉल का है ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर। तो असल में ये क्वेश्चन ऐसे बननी है, यहाँ पर मिस्टेक है, तो ये बननी है m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, बराबर आएगा m1v1 प्राइम, यानी ये वो जो वेलोसिटी है ये बिफोर क्लूजन है, और ये वाली दिस वन आफ्टर क्लूजन, ठीक है, प्लस m2v2 प्राइम। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ ये जो क्वेश्चन का मतलब है मोमेंटम बिफोर क्लूजन और मोमेंटम आफ्टर क्लूजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, आप लोगों ने यहाँ पर इसको लिख देना है। तो मोमेंटम ओवरऑल हमारे पास क्या रहेगा जी, कंजर्व। तो यहाँ पे कहता है जी द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज डायरेक्टली कंसीक्वेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास कंसाइज करता है किसके साथ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो आई होप आपको क्वेश्चन में जो 4 था उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखें जो मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पर भी सेम एग्जांपल मैंने ली थी कि दो बॉल्स हैं और बॉल्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, टकराने के बाद यहाँ पर क्या है जी, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और हमारे पास मोमेंटम बिफोर क्लूजन और आफ्टर क्लूजन क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कर रहा है जी, होल्ड। ठीक हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन अ टेबल थिंकिंग ऑफ अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन दी टू सरफेस, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल सी बात हम लोग पढ़ के आए, हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है, हमने दोनों को पढ़ा था कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है और हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। मैं वहाँ आपको टॉपिक की तरफ भी लेकर चलता हूँ ताकि आपको जो है वो दोबारा से याद दहानी हो जाए। तो अगर आपको याद हो
हम लोगों ने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा था एक दिस वन, यहाँ पर हमने देखा था हमारे पास दिस वन, ये रहा, एक मिनट, फ्रिक्शन वाले पोर्शन में अगर हम लोग जाएँ ना, फ्रिक्शन वाला पोर्शन ये रहा, हाँ जी ये रहा। तो देखो ये स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर पढ़ा था हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो हमने पहले मैं बताता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है कि अगर मैं आपको एग्जांपल यहीं पे लेके आऊँ, तो देखो ये जो हमारे पास मैथ पड़ा हुआ है यहाँ पर टेबल के ऊपर, इसके ऊपर फोर्सेज लग रही हैं, लेकिन ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये रेस्ट पर है यहाँ पे। तो इस टाइम जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ना, मतलब जो फ्रिक्शन लग रही है, वो हमारे पास क्या है जी, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे जैसे हम लोग वेट को बढ़ाएंगे तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये स्लाइड करेगा तो ये मूव करेगा। तो जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पर, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, फ्रिक्शन लगती है, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक्स में हो, रेस्ट पर हो, तब उसके ऊपर फ्रिक्शन लगे तो वो हमारे पास क्या है जी, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, दिस इज़ अ फोर्स दैट प्रिवेंट्स द ब्लॉक फ्रॉम मूविंग व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो जो से रोकेगी ब्लॉक को मूव करने से, तो वो हमारे पास क्या होगी जी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट मूव करेगी। सारी बात फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का काम ही है कि मोशन को अपोज करना, उसके मुखालफत पैदा करना है। एंड इंक्रीज अनटिल इट्स रीच अ मैक्सिमम वैल्यू, और ये तब तक करते रहेगा जब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच जाती। एट विच पॉइंट द ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है, जब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तब तक उसके पर लगने वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसके ऊपर ओपोजिशन प्रोवाइड करेगी, वो क्या होगी, स्टैटिक्स। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, उस टाइम पर जो उसके ऊपर लगेगी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वो हमारे पास होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कहता है दिस इज फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ब्लॉक वंस इट स्टार्ट मूविंग, इट इज जनरली लेस देन मैक्सिमम स्टैटिकल फ्रिक्शन। तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है, लेस देन होती है। क्योंकि देखो स्टैटिकल फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को वहाँ पर रोके होती है। तो जैसे ही फ्रिक्शन कम होती है तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कम होती है किससे, हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी तो बॉडी को मूव करने देगी। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है बनिस्बत उस पर अप्लाइड फोर्स है, तो वो कभी भी नहीं मूव करेगी, वो स्टैटिक सी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, हमारे पास द स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन जो हमारे पास है विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब ये जितनी हमने फोर्स अप्लाई की, अगर तो वो उतनी ही फोर्स है तो वो उसे रोके रखेगी, अगर उससे कम होगी तो फिर वो मूव करना शुरू कर देगा। एंड ब्लॉक विल मेन स्टेशनरी, वो स्टेशन रहेगा एज द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज, जो अप्लाइड फोर्स है वो इंक्रीज होगी। द स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीज अनटिल इट रीच अ मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा जी, इफ़ द अप्लाइड फोर्स एक्सीड द मैक्सिमम स्टैटिकल फ्रिक्शन द ब्लॉक स्टार्ट टू मूव, तो हमारे पास जो ब्लॉक होगा वो स्टार्ट कर देगा मूव करना। एंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट विल ट्रांसिशन टू काइनेटिक फ्रिक्शन, तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, स्टैटिकल फ्रिक्शन के अंदर। ठीक होगी, समझ आ गई बात की नहीं, कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, देखो ना उसकी एक लिमिट है फ्रिक्शन किसी भी सरफेस की, लाइक इसकी वैल्यू 5 है, हम लोग कहते हैं 5 न्यूटन है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो भी 5 थी, अब जैसे ही 6 होगी तो क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक वैल्यू अगर हम लोग इनको दोनों को देखें तो 6 - 5 यानी 1 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा है अप्लाइड, तो मतलब उसे मूव करवाएगी। ठीक है, ये वो चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ व्हीकल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टायर सरफेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास है जी, फ्रिक्शन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द मूविंग ऑफ व्हीकल्स, हमारे पास एक व्हीकल्स को मूव करवाने के लिए बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, हमारे पास पहले जी ट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स सरफेस प्रोवाइड, हमारे पास ट्रैक्शन नीडेड फॉर व्हीकल्स टू एक्सेलेरेट, हमारे पास क्या करता है जी, वो हमें ट्रैक्शन पैदा करता है जिससे क्या होता है वो एक्सेलेरेट कर पाती हैं। अगर हमारे पास जो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा जी, वो गाड़ी मूव नहीं कर पाएगी, वहाँ पर वो क्या होगी, स्लिप होगी। ठीक है, तो फिसलन होगा तो गाड़ी प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएगी, तो जिस वजह से गाड़ी फ्लो में नहीं चल पाएगी। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है डी एक्सेलेरेट एंड टर्न। विदाउट फ्रिक्शन द टायर्स वुड सिंपली स्पिन विदाउट मूविंग द व्हीकल्स, वो स्पिन करते रहेंगे, वहीं पे फिसलते रहेंगे, आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये मूव कैसे कर पाते हैं मेरे बेटा, होता असल में ये है कि हमारे पास अगर गाड़ी का टायर है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है,
तो ये अपनी अप्लाइड फोर्स लगा रही है, तो जैसे ही ओवरकम करती है तो इसके ऊपर ये रोल करना शुरू कर देती है। ठीक है, समझ बात की। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये ऐसे ही स्पिन करता रहेगा इसी राउंड में, और क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इसको अपोजिशन प्रोवाइड करती है, तो जैसे ही अपोजिशन ओवर होती है तो ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। ब्रेकिंग हमारे पास कहते हैं व्हेन ना ब्रेक्स आर अप्लाइड द फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक्स पैडल एंड द ब्रेक्स रोटर क्रिएट्स अ फोर्स दैट स्लो डाउन द व्हील्स। हमारे पास जो व्हील्स होते हैं उनको स्लो डाउन करते हैं। दिस फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल्स, तो व्हीकल्स को रोकने के लिए हमारे पास ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टायर सरफेस हमारे पास कहता है टाइप ऑफ टायर सरफेस हमारे पास क्या है जी, ट्रीड पैटर्नर्स रबड़ कंपाउंड्स। आपने देखा होगा टायर के ऊपर डिज़ाइन बने होते हैं, ठीक है, उनका जो कंपाउंड्स हैं यानी जिससे टायर मिलकर बने हैं उन चीज़ों पर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल। तो हमारे पास दो चीज़ें जो फ्रिक्शन जो है वो इम्पैक्ट रखती हैं। पहला क्या है, हमारे पास जो पैटर्न है टायर के ऊपर लिखा होगा आपने, डिफरेंट डिज़ाइन बनते हैं, वो डिज़ाइन असल में वो पैटर्न होता है जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है सरफेस को टायर के साथ। रबड़ कंपाउंड जिस कंपाउंड हम लोगों ने बनाया है वो भी इफेक्ट करता है। टायर्स आर डीपली ट्रीट्स provides better grip on the wet and icy surface, while tire with smooth surface may provide better performance on dry road। ठीक है, हमारे पास इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो गीले और जो बर्फीली सरफेस हैं उनके ऊपर ग्रिप बनाए रखे और जो स्मूथ सरफेस वहाँ पर हमें बेटर परफॉर्मेंस दे। आगे हमारे पास ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है, तब ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन between brake pedals and the rotor. The factors such as the condition of the brake pedals and the temperature of the brakes can affect the brakes forces। अब यहाँ कहता है इसका टेम्परेचर भी यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि मर्सिडीज एस क्लास जो है उसके अंदर एक जो कार थी उनका इशू ये आ रहा था कि वो जब लाइक मेरे पास ये टायर है तो यहाँ पर हमारे पास जो है ब्रेक्स थी वो उसके साथ आकर लगती थी, पैडल्स जो थे उससे ग्रिप करते थे ताकि वो टायर को रोके, तो वो इतनी ज़्यादा होती थी कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती थी, तो हमारे पास जो डिस्क ब्रेक होती है यहाँ पर वो टूट जाती थी गर्म होने से। तो उसका सोल्यूशन ये निकाला था कि उन्होंने आगे एग्जॉस्ट लगा दिया, जिससे क्या हुआ वो ठंडी हवा जो थी, एयर जो थी वो कंसिस्टेंटली उसके ऊपर लगती रहती थी, जिस वजह से क्या था वो ओवर हीट नहीं होता था और ब्रेक लग जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर भी जो है इफेक्ट करता है। Inclusion friction is essential for safe and efficient operations of the vehicles. It provides a necessary tractions for motion and enables the drivers to control the vehicle's speed and directions। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो फ्रिक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट रखती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। अच्छा, मैं बता दूँ आप लोगों ने करना क्या क्या है इसमें से। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास था जिस वन फोर्स वाला, तो आप लोग यहाँ से फोर्स के जो था पोर्शन पढ़ा था हमने, ठीक है, अगर मैं आपको लेकर जाऊँ फोर्स वाले पोर्शन के अंदर तो आप लोग जो है वो भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग ये करना चाहते हैं तो ये भी कर लेंगे, तो मसला नहीं कोई भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फोर्स वाला जो पोर्शन था दिस वन जेरा, तो यहाँ से फोर्स डेफिनेशन कर लो और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने वो लिखी हुई है, आप लोग वो भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास लॉज वाला, तो तीनों लॉज को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और इससे अगले वाले का भी ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, और जिस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने क्वेश्चन आपको बताइए तो इसी तरह से मैंने लिखनी है। और ये वाला जो है आप लोगों को मैंने दिखाया, आप लोग वो वाला पोर्शन के अंदर जो है वो भी कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन का आंसर है आप लोग यही कर लो, ये बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी डाउट और क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। इसके जो PDF का जो नोट्स का लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए जैसे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।